अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति से संबंधित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के समवित का समर्थन किया गया है। तीसरा ऑप्शन है, इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी। और चौथा ऑप्शन है, इसमें नियोजन के विचार का पूर्ण जोर समर्थन किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के समवित का समर्थन किया गया था, जो कि गलत है। अब हम देखते हैं प्रश्न 2। भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था। पहला ऑप्शन है नियोजन, दूसरा है उदारीकरण, तीसरा है सहकारी खेती और चौथा है आत्मनिर्भर। इसका सही ऑप्शन है उदारीकरण। उदारीकरण से मतलब है जहाँ पर नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त कर दिया जाता है और उदारीकरण लगा दिया जाता है, उसे हम उदारीकरण कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न 3। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। जो भारत है, भारत में शुरुआती दौर में जो नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था। पहला ऑप्शन है बॉम्बे प्लान से, दूसरा है सोवियत खेमे के देशों के अनुभवों से, तीसरा है समाज के बारे में गांधीवादी विचार से, चौथा है किसान संगठनों की मांग से। इसका ऑप्शन है सिर्फ ख और घ, सिर्फ क और घ, सिर्फ घ और ग, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, सिर्फ क और ख। अब हम देखते हैं प्रश्न 4। निम्नलिखित का मेल करें। चरण सिंह, जो कि किसान और कृषि व्यवस्था को ज़्यादा जोर देते थे, तो वो किसान से संबंधित है। पीसी महालोनबिसी औद्योगिकरण से संबंधित है, क्योंकि उन्होंने उद्योगों पर बहुत जोर दिया था। किसमें? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। बिहार का अकाल संबंधित है जोनिंग से। वर्गीकृत सहकारी डेयरी से संबंधित है। इनको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। किसको? वर्गीज कुरियन को। अब हम प्रश्न 5 देखते हैं। आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे? क्या इन मतभेद को सुलझा लिया गया? मतलब जब आज़ाद हुआ था भारत, उस समय विकास के जो सवाल थे, जो प्रमुख सवाल थे, जिससे मतभेद क्या हुआ था इस समय, और इस मतभेद को क्या सुलझाया गया था, इससे संबंधित है ये प्रश्न। इसका उत्तर जानते हैं। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आज़ाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकार से एकदम अलग होंगे तथा वह उनको पूरा करने के लिए आर्थिक प्रणालियां अपनाएंगे। विकास के मॉडल को लेकर भारतीय नेताओं में मतभेद था कि विकास का कौन सा मॉडल अपनाया जाए। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के 2 मॉडल थे। पहला उदारवादी मॉडल और उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, और दूसरा यूरोप के अधिकतर हिस्सों में पहले उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था, जो कि यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यह मॉडल अपनाया गया था और वहाँ यह मॉडल कारगर साबित हुआ। इस मॉडल का जो विशेषता थी कि यह आर्थिक क्रियाओं में इस मॉडल की यह विशेषता थी कि आर्थिक क्रियाओं में
सरकार का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होता था। अतः भारत के कई राजनेता व विचारक भारत को आधुनिक बनाने के लिए विकास के इसी मॉडल को अपनाने के पक्ष में थे। इसके विपरीत दूसरा मॉडल था समाजवादी मॉडल। यह मॉडल समाजवादी मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित था। इसमें आर्थिक क्रियाओं में राज्य या सरकार का हस्तक्षेप होता था। इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। भारतीय नेतृत्व में इस बात को लेकर मतभेद था कि विकास के किस मॉडल को अपनाया जाए। कुछ लोग पश्चिमी देशों की तरह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को अपनाने के पक्ष में थे, तो कुछ लोग समाजवादी मॉडल को अपनाने के पक्ष में थे। इस प्रकार कुछ लोग औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे और इसके मध्य से भारत को विकास की दिशा की ओर मोड़ना चाहते थे, और कुछ लोग की नज़र में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी समझते थे। मतलब कुछ औद्योगिकरण को ज़्यादा बढ़ावा देते थे, कुछ ग्रामीण और कृषि व्यवस्था को आगे बढ़ाने का ज़्यादा दबाव डालते थे। भारतीय नेतृत्व में दूसरा मतभेद यह था कि निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र की प्राथमिकताओं को लेकर था। कुछ लोग निजी क्षेत्र को तथा कुछ लोग सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता देने के पक्ष में थे। इन सभी विचार को लेकर सरकार सामंजस्य में थी कि विकास के किस मॉडल को और किस क्षेत्र को पहले प्राथमिकता दी जाए। अंत में इन मतभेदों को बातचीत के द्वारा हल किया गया। फलस्वरूप भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया, जिसमें निजी व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों आते थे। औद्योगिकरण और कृषि दोनों को समान रूप से महत्व देने का निर्णय लिया गया। इसलिए भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। अब देखते हैं प्रश्न 3। पहली पंचवर्षीय योजना किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर देता था? दूसरी पंचवर्षीय योजना पहले से कितनी अर्थ में अलग थी? उत्तर देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना ग्रामीण व कृषि विकास पर जोर देती थी, वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण पर ज़्यादा जोर देती थी। अब हम पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में और उसकी विशेषताओं को जानते हैं। यह योजना 1991 से 1956 तक की थी। इसमें ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया था। भाखड़ नागल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि भी आवंटित की गई थी और इसी के अंतर्गत भूमि सुधार पर भी जोर दिया गया था। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई, जो कि 1965 से लेके 1961 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए भारी आयात शुल्क लगा दिया था। इस योजना से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली। बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र में, मतलब ये सब जो बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे जो भी उद्योग थे, उनको सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया गया। और ये भी देखा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में धीमी गति से विकास करना था, और वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेज गति से विकास करना था। अब हम देखते हैं प्रश्न 7। हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के 2 सकारात्मक तथा
दो नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें। मैंने तो आपको हरित क्रांति के बारे में बताया ही था। अब इसका उत्तर समझते हैं। खाद्य संकट के चलते भारत विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर हो चला था, खासकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इसी एवज में भारत पर अपनी आर्थिक नीति को बदलने के लिए जोर डाला था। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई। जो इलाके अथवा किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए थे, शुरू में सरकार ने उनको ज़्यादा सहायता देने की नीति अपनाई। इस नीति को छोड़ दिया गया। सरकार ने अब उन इलाकों पर ज़्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी और जहां के किसान समृद्ध थे। इस नीति के पक्ष में दलील यह दी गई कि जो पहले से ही सक्षम है वे कम समय में उत्पादन को तेज रफ्तार से बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। सरकार ने उचित गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया था। सरकार ने इस बात की भी गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर भी खरीदा जाएगा। यही परिघटना की शुरुआत थी जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति के दो सकारात्मक परिणाम थे। पहला, इस प्रक्रिया में धनी किसान और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। हरित क्रांति से खेतिहर पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ। ज़्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी और देश में खाद्यान्न की उपलब्धि में बढ़ोतरी हुई। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों और देशों के अलग अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण तेज गति से हुई। हरित क्रांति के दो नकारात्मक परिणाम। पहला है, इससे गरीब किसान और भूस्वामियों के बीच का अंतर और अधिक हो गया। दूसरा है, दूसरे हरित क्रांति के कारण कृषि में किसान यानी मध्य श्रेणी के जो किसान वर्ग थे और जो बहुत निचले भी श्रेणी के किसान थे, उनकी हालत बद से बदतर होने लगी थी। अब हम प्रश्न 8 देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चल रहा था। इस विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए थे? इसका उत्तर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। कुछ लोगों को मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योग पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों में चोट पहुंच रही थी। जे.सी. कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया, जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज़्यादा जोर दिया गया था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार ढंग से उठाई थी। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में थे और बाद में उससे अलग होकर उन्होंने भारतीय लोकदल नाम पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक कस्बे समृद्ध हो रहे हैं और इसकी कीमत
किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है। कोई अन्य लोगों का सोचा था कि कई अन्य लोगों का सोच था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बगैर गरीबी के मक्कड़ जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता। इन लोगों का तर्क था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति आवश्यक ही अपनाई गई थी। जैसे राज्य ने भूमि सुधार और ग्रामीण निर्धनों के बीच संसाधन के बंटवारे के लिए कानून बनाए, नियोजन में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करने की बात कही गई। और इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों की एक दलील यह भी थी कि यदि सरकार कृषि पर ज़्यादा धनराशि खर्च करती तब भी ग्रामीण गरीबी की विकराल समस्या का समाधान न कर पाती। तो इससे यह पता चलता है कि कुछ लोग औद्योगिकरण व कुछ लोग कृषि व्यवस्था पे ज़्यादा जोर दे रहे थे और इसी बीच कुछ लोग कृषि व्यवस्था पे धनराशि खर्च करने के लिए मना कर रहे थे और कुछ लोग औद्योगिकरण से, क्योंकि उन सबको लगता था कि अगर हम कृषि पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम औद्योगिकरण से अपना विकास नहीं कर पाएंगे और जब हम औद्योगिकरण करेंगे तो खाद्य भुखमरी से लोग मरने लगेंगे और जो हमारा ग्रामीण का विकास नहीं हो पाएगा, कृषि व्यवस्था भी हमारी अस्त व्यस्त हो जाएगी, लोगों का सही तरह से नियोजित विकास नहीं हो पाएगा।